अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो लास्ट टाइम जो है हमने इंटरनल एनर्जी को डिस्कस कर रहे थे और वो लेक्चर ऑफ हो गया था। ठीक है, सो मैंने इंटरनल एनर्जी का बताया था कि वो एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, स्टेट फंक्शन क्या होता है जो किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करता है। स्टेट फंक्शन होता क्या है बेसिकली, इंटरनल एनर्जी का स्टेट फंक्शन मीन व्हाट इज मीन। सो आपने कहना है इट्स मीन इज इट्स डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ठीक है, एंड इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है, कि मतलब ये इंडिपेंडेंट होती है पाथ के। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपके प्रोफेसर सिर्फ चाहते हैं कि आप स्कूल से कॉलेज आ जाए। ठीक है, इनिशियल पॉइंट आपका घर है, फाइनल पॉइंट आपका कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी है। ठीक है, जहाँ भी आप जाते हैं। ठीक है, तो अब आपके प्रोफेसर टीचर सिर्फ ये चाहते हैं कि आप इनिशियल पॉइंट से अपने घर से फाइनल पॉइंट आपका कॉलेज होना चाहिए, सिर्फ ये चाहते हैं। मतलब आपके प्रोफेसर जो है फॉर एग्जाम्पल वो इंटरनल एनर्जी है, वो स्टेट फंक्शन है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंडेंट है कि आप रेगुलर आए, घर से कॉलेज आए। उनको ये कंसर्न नहीं होता कि आप कौन से पाथ को कवर करके आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सो ये बेसिकली मेरा मीन था, और लास्ट वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं हम। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी का एक तो आपने देख लिया स्टेट फंक्शन है कि इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। एमसीक्यूज आएगा आपसे कि विच वन इज अ स्टेट फंक्शन, उसमें 3 ऑप्शन जो है गलत दिए होंगे। एक इंटरनल एनर्जी होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इंटरनल एनर्जी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से एमसीक्यूज आ सकता है। ये भी आ सकता है कि विच वन इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि कौन से जो है स्टेट फंक्शन है वो इस तरह से, जैसे अभी आपने जाना कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन, इस तरह से आप आगे जानेंगे कि कौन से और स्टेट फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ तो हमने डिस्कस कर ली स्टेट फंक्शन। अब हम देखते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में आपने याद रखना है कि साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जीरो होती है। फॉर एग्जांपल ये जो है हमारे पास एक बॉडी है जो कि यहाँ से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ से ये 3 है, यहाँ से यूं यूं जा रही है, मतलब 1 से 3 की तरफ जा रही है इस तरह से। इसका मतलब ये है कि बॉडी जो है जो स्टार्ट हुई थी कौन से पॉइंट से, 1, ये हमारा 1 पॉइंट है, ये 2 है, ये 3 है। मतलब बॉडी जो है वो 1 पॉइंट से जाना स्टार्ट हुई थी और इस तरह से कर करके दोबारा से इस पॉइंट पे आ गई। कौन से पॉइंट पे आ गई, दोबारा से ये 1 वाले पॉइंट पे आ गई। मतलब बॉडी घूम फिर के दोबारा से उसी एक पॉइंट पे आ गई। ठीक है, भले वो सर्कल वाइज आई हो या भले वो ट्राइंगुलर शेप पे आई हो, लेकिन घूम फिर के वो दोबारा से क्या हो गई, उसी पॉइंट पे आ गई। मतलब कोई भी बॉडी अगर घूम फिर के दोबारा से अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जाती है, मीन अगर किसी भी बॉडी का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, ये बात याद रखनी है, ये बात आपने लिख ली होगी अपने पास। ठीक है, कि साइक्लिक प्रोसेस मतलब बॉडी जो है दोबारा जहाँ से स्टार्ट हुई थी जाना वहीं पे जो है दोबारा से आ गई है। इसका मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है सेम है, इसका मतलब कि इसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, जीरो है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपको सर्कल में करके बताऊं, ठीक है, कि बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई थी और दोबारा से घूम फिर के इसी पॉइंट पे आ गई है, तो इसका मतलब कि इनिशियल इंटरनल एनर्जी और फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या है, सेम है। सेम है, इसका मतलब चेंज जो है, जाहिर सी बात है जब सेम है मतलब 2 है, तो इसका मतलब चेंज तो कुछ आया ही नहीं ना। जो पहले इनिशियल एनर्जी थी, इंटरनल एनर्जी थी, वही फाइनल भी है 2 तो इसका मतलब कोई चेंज आया है, डेल्टा 4 चेंज, मतलब कोई चेंज दिख रहा है आपको, नहीं ना। जब चेंज नहीं है तो जीरो ही मेंशन करेंगे ना आप लोग। अगर कोई चेंज आता फॉर एग्जांपल 2 से 4 हो जाती, तब आप कहते हैं कि चेंज एनर्जी 2 है, लेकिन यहाँ पे तो कोई चेंज ही नहीं आया। आपने खुद देखा कि इंटरनल एनर्जी जो है, आपने खुद देखा जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी जो है वो फाइनल एनर्जी के बराबर है। मीन 2 कोई चेंज दिख रहा है, पहले भी 2 थी अब भी 2 है, इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। तो ये बात आपने याद रखनी है कि साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, भले इस तरह से देख लें, इस तरह से देख लें, यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यूं यूं करके दोबारा से इसी पॉइंट पे आ गई है। ठीक है, ये वाली एग्जांपल दे दी, इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम, चेंज इन एनर्जी जीरो। अच्छा, अकेडमीज वाले क्या करवाते हैं, वो डायरेक्ट आपको बोलते हैं बेटा चेंज इन एनर्जी जीरो। अब आप लोग वहाँ पे एग्जाम में आता है कि इन साइक्लिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी जीरो, दूसरा ऑप्शन होता है चेंज इंटरनल एनर्जी जीरो, बोथ और नन। तो बच्चे जो है ना, अब उन्होंने अकेडमीज में पढ़ा होता है, उनको सही से समझाया नहीं गया होता, मतलब वो तो रट्टे की तरफ जाते हैं, जाहिर है। तो फिर वो गलती से इस पे टिक कर देते हैं। तो बेटा इस पे क्यों करेंगे, साइक्लिक प्रोसेस में मैंने कहा था चेंज इंटरनल एनर्जी, डेल्टा 4 चेंज, तो आपने बी वाले पे टिक करना है। तो इस तरह से हम एमसीक्यूज आते हैं।
ये जो मैं इतना डिटेल में पढ़ाती हूँ, ये जो मेरा हलक है ना, मैं भी एक इंसान हूँ, बार बार बोलने से मेरा बैठ जाता है अलग। और एक तो मैं इतना तेज़ बोलती हूँ और जोश में आके बोलती हूँ। जोश में पढ़ाना भी बहुत ज़्यादा एनर्जी इसके लिए नीड होती है। आ, ठीक है, तो आप लोग काइंडली, आप लोग मुझे यही दे सकते हैं कि आप लोग लेक्चर को काइंडली प्रॉपर तरीके से होमवर्क कर लिया करें और चीज़ों को मेमोराइज कर लिया करें, ठीक है। और जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस है वो आपने डेली टू डेली करनी है। जो भी टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ आपने पहले पास पेपर देखने के, पास पेपर से किस तरह से आया है, ठीक है। अपनी प्रोविंस के, अगर आप सिंध से, सिंध के देखेंगे, पंजाब के यूएचएस के देखेंगे, ठीक है, इस तरह से बाकी केपी के वाले अपने देखेंगे, ठीक है। और जो स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि मैम ये कौन सी प्रोविंस के लिए है, तो यार मुझे एक बात बताओ, एक सेंस होता है। आप लोग लेक्चर खोला आपने, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी प्रोविंस से हूँ, मैंने किसी का भी लेक्चर खोला, मुझे कंसर्न है कि वो लेक्चर किस प्रोविंस से का है। मैंने देखा कि ये सारी चीज़ें तो हमारी प्रोविंस से रिलेटेड है। भले पंजाब का स्टूडेंट, अगर पंजाब का स्टूडेंट मुझे देख रहा है तो वो कमेंट करे, सिंध का देख रहा है तो वो कमेंट करे, केपीके का, बलूचिस्तान का, कोई भी प्रोविंस से कमेंट करे ज़रा मुझे। बेटा पाकिस्तान में ही हो ना सब, तो पाकिस्तान का जो मटीरियल है ना वो सेम ही होता है, बस कुछ चीज़ें होती है जो एक्स्ट्रा होती है। मतलब अगर पंजाब का स्टूडेंट ये देख रहा होगा ना तो वो देख रहा होगा कि यार सारी चीज़ें तो वही है जो हमारी बुक में, कुछ एक दो होंगी जो कि नहीं होंगी, और वो भी बिल्कुल माइनर, और वो शायद टेस्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट भी ना हो, ठीक है। इस तरह से सिंध वाला देखा कि सारी चीज़ें हमारी है सर के। तो इस तरह से ये जो आप लोग मैसेजेस कमेंट करते हैं कि ना मैम इट्स ये तमाम प्रोविंस के लिए या नहीं है, तो ये तमाम प्रोविंस के लिए। देखिए पाकिस्तान के जो है ना बुक्स, मैंने खुद सिंध को, पंजाब को, फेडरल को और वो बलूचिस्तान को, इन सबको पढ़ा है, तो सब में इंफॉर्मेशन सेम है, बस तरीक़ेकार जो है ना डिटेल में बयान किया है। फेडरल में डिटेल में बयान किया है, पंजाब में डिटेल में बयान किया है, तो उस वजह से शायद आपको लगता है कि वो मुश्किल है, ठीक है। तो हमेशा जो डिटेल बुक होती है ना वो कभी मुश्किल नहीं होती, वो आसान होती है, ठीक है। सो ये आपके लिए हेल्पफुल है, ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए, सिंध के लिए, पंजाब के लिए, केपीके के लिए, हर प्रोविंस के लिए, ठीक है। इस तरह के अगर आप ये लेक्चर देखने के बाद, फॉर एग्जांपल आपने ये लेक्चर देख लिया, उसके बाद आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल लें, अगर आप सिंध के हैं, सिंध के खोलेंगे, आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे मैं आपको बेड के सामने पढ़ा रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे डिस्कस की है जो आपके टेस्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इस तरह से पंजाब वाला अपनी बुक को खोलेगा, वो देखेगा हाँ चीज़ तो वही है जो मैम दीना ने बताई है, एक दो चीज़ें जो होंगी वो उसको साइड पे लिख लेगा। इस तरह से केपीके वाला खोलेगा, हर चीज़ वही है जो मैंने पढ़ाई है, ठीक है। सो बार बार ये मुझे कमेंट जो करते हैं ना, फिर मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, किस तरह से आपको बताऊँ। ये दो चीज़ें हो गई, साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी नहीं, चेंज इंटरनल एनर्जी, और स्टेट फंक्शन है ये देख लिया। अब दूसरा हम देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। यार आइसोथर्मल प्रोसेस से क्या समझ आ रहा है? आइसो का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट, और थर्मल मतलब टेम्परेचर, ये तो समझ आ रहा है ना। थर्मल मतलब टेम्परेचर, आइसो मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है। मतलब टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, लिख दिया कि भाई टेम्परेचर इसमें क्या है, सॉरी टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। अब जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो लास्ट टाइम रिलेशन याद करें, मैंने टेम्परेचर का इंटरनल एनर्जी से क्या लिखवाया था? डायरेक्ट रिलेशन लिखवाया था या नहीं? तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन टेम्परेचर, ज़रा मैं इसको साफ कर दूँ, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो लास्ट टाइम जो मैंने एक रिलेशन लिखवाया था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी डायरेक्ट रिलेशन है किससे? चेंज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन एनर्जी। ये रिलेशन आपको याद है? नहीं याद तो याद होगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इसे बहुत डिटेल में बात की है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है। अगर 30 टेम्परेचर है, 30 है, तो 2 घंटे बाद भी वो 30 टेम्परेचर ही रह रहा है। आई मीन टेम्परेचर जो है थ्रू आउट दी सिस्टम क्या हो रहा है? कांस्टेंट है। मतलब अगर वो 100 है तो 100 ही रहेगा, अगर वो 30 है तो 30 ही रहेगा, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो जब चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या है? जीरो है। जब चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा तो जाहिर सी बात है चेंज इन टेम्परेचर भी जीरो होगा, क्योंकि दोनों का क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। इसमें कौन सी ऐसी बात थी जो कि ना समझने आने वाली बात है, जो कि आप लोग जाते हैं रट्टे की तरफ और फिर जाके अच्छा जो रट्टा लगाता है ना वो फंस भी जाता है, क्योंकि वो इस तरह से फंसता है कि अगर उसने सही से रिवीजन नहीं की होती, सही से रट्टा नहीं लगाया होता, तो वो एट द एग्जाम टाइम इतना कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो टेम्परेचर और चेंज इन टेम्परेचर में डिफरेंस भूल जाता है। ये होता है डिप्रेशन का लेवल। अभी हम जब मेडिकल यूनि में गए तो वहाँ पे बाकायदा टीचर हमें बताने लगी कि स्टूडेंट जब डिप्रेशन में आते हैं, जब एनजाइटी होती है उनको,
तो जैसे आप लोग यकीन नहीं कर रहे होंगे कि यार चेंज इन टेम्परेचर में किसी को डिफरेंस नहीं, तो मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल देती हूँ। तो हमारे प्रोफेसर कह रहे थे कि वो इस तरह के होते हैं कि जब उनसे वाइवा किया जाता है और उनको उन ब्रेन जो है ना, ब्रेन रियल ब्रेन उनकी जब हाथों में रखा जाता है, ओके, उनसे कहा जाता है कि ये क्या है, इसको बता दे कि क्या है। वो ब्रेन को पता है क्या कह रहे थे स्टूडेंट, हमारे जो सीनियर स्टूडेंट थे, कोई पता नहीं कौन से सीनियर स्टूडेंट होंगे, तो एंजाइटी लेवल इतना होता है कि वो ब्रेन को किडनी कह रहे थे, ब्रेन को किडनी। अच्छा, हम हंस हंस के पागल हो गए थे, हमने प्रोफेसर से कहा हम नहीं मान सकते, हम ये बात मान ही नहीं सकते कि कोई स्टूडेंट ब्रेन को किडनी कह रहा हो। तो प्रोफेसर ने कहा कि बेटा ये उस लेवल, वो लेवल ही ऐसा होता है कि आप जब वाइवा देने बैठते हैं या एग्जाम देने बैठते हैं तो आप अपने होश आवाज़, मतलब आप अगर आपका कंट्रोल नहीं होगा ना खुद पे, तो जाहिर सी बात है ऐसा तो होना है। ठीक है, तो पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करके रखें। ठीक है, तो मैं क्या कही थी, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल मतलब चेंज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है थ्रू आउट द सिस्टम तो इसका मतलब चेंज नहीं आ रहा। तो चेंज इन टेम्परेचर अगर जो है चेंज इन टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है इंटरनल चेंज इन एनर्जी, तो चेंज इन टेम्परेचर का जीरो है, मीन टेम्परेचर का कांस्टेंट रह रहा है तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा, तो इसका मतलब चेंज इन एनर्जी भी जीरो है। तो इसका मतलब जो है आपने याद रखना है कि इंटरनल एनर्जी जो होती है आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होती है, जीरो होती है। और क्यों होती है फौरन आपने बताना है कि क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है। फिर प्रोफेसर चेंज इन टेम्परेचर क्यों जीरो होता है, आपने क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। सो इस तरह से पूरा आंसर करना है। तो आपने ये बात भी देख ली। अब चौथी बात देखें, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डेफिनेशन लिखिए, वो प्रॉपर्टी जो कि कोई भी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है, या मतलब इंटरनल एनर्जी क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब कि इंटरनल एनर्जी जो है किस पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ मैटर। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मीन के वो जो है अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब कि अगर हम कह रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब कि अमाउंट ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंट है, क्योंकि एक्सटेंसिव एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी कि वो चीज़ जो कि किस पे डिपेंडेंट हो, अमाउंट ऑफ मैटर पे। और हमने कहा कि इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब आप समझ जाए कि इट्स डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसका मतलब अगर मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं कि किस तरह से, तो देखें ये एक सिस्टम है, ठीक है, अब इसके अंदर मॉलिक्यूल है, ये एक दूसरा सिस्टम है, इसके अब ये सिस्टम बड़ा है तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी या इसके अंदर, ए वाले के अंदर ज़्यादा होगी या बी वाले के अंदर ज़्यादा होगी, बताएं मुझे, कमेंट करके बताएं। तो स्टूडेंट ने बताया होगा कि भाई बी वाले के अंदर ज़्यादा होगी, बी वाले के अंदर। मैं पूछूंगी बेटा क्यों, आपने क्यों ऐसे बताया कि बी वाले के अंदर ज़्यादा होगी, तो वो बोलेगा मैम क्योंकि इसमें जो है मैटर जो है ज़्यादा है, इसमें अमाउंट ऑफ मैटर क्या है, इसमें मैटर ज़्यादा है। तो जब मैटर ज़्यादा है तो इसका मतलब, अगर इसमें मैटर ज़्यादा है तो इसका मतलब कि इसमें जो है इंटरनल एनर्जी भी ज़्यादा होगी, यही होगा ना, क्योंकि ये डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ एनर्जी पे। तो जितना बड़ा सिस्टम होगा उसके अंदर मॉलिक्यूल भी ज़्यादा होंगे, मतलब उसके अंदर मैटर भी ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा मैटर होगा उतनी ज़्यादा इंटरनल एनर्जी होगी। ठीक है, और इसकी देखिए ये छोटा सिस्टम है तो इसकी बनिस्बत इसकी तो इसके अंदर इंटरनल एनर्जी कम होगी ना, क्योंकि ये तो सिस्टम बड़ा है, इसके अंदर तो मैटर ज़्यादा है, मैटर ज़्यादा है तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी ज़्यादा है, मैटर कम है तो इसका इंटरनल एनर्जी भी कम है। अब समझ आ गई। तो बस आपने ये चार प्रॉपर्टीज याद रखनी है इंटरनल एनर्जी की। स्टेट फंक्शन है, साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इंटरनल जीरो होती है। क्यों होती है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि चेंज टेम्परेचर जीरो होता है। चेंज टेम्परेचर क्यों जीरो होता है, क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है क्यों, क्योंकि डिपेंड्स करती है अमाउंट ऑफ मैटर पे, अभी मैंने एग्जाम्पल दी है। ठीक है, सो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इंटरनल एनर्जी क्यों जीरो होती है, क्योंकि उसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है, जिस पॉइंट पे वो गई होती है उसी पॉइंट पे दोबारा से आ जाती है। तो इस वजह से जब वो सेम होती है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो चेंज इन एनर्जी जाहिर सी बात है जीरो ही होगी। और स्टेट फंक्शन की इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड होता है, इंडिपेंडेंट होता है पाथ पे। मैंने दोबारा से रिवाइज करवा दिया है, अब मेरी कोई हिम्मत नहीं है बताने की कुछ भी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अच्छा, अब ये जो है ना ये वैल्यूज़, ये आप ये फिजिक्स के लिए हैं, ये फिजिक्स का है तो ये फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, तो मैं आपको केमिस्ट्री में बताऊंगी। ठीक है, अभी आपने फिजिक्स के लिए याद रखना है कि बेटा जब भी चेंज इन एनर्जी जीरो से ज़्यादा होगी, मतलब जीरो से बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है, मतलब अगर बढ़ रही होगी, ठीक है, मतलब वो पॉजिटिव में होगी। जब भी चेंज एनर्जी पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब वो क्या है, इंक्रीज हो रही है। मतलब कोई भी चेंज, कोई भी इंटरनल एनर्जी अगर आपको यूँ दी जाती है कि +35 +30,
ठीक है, तो इसका मतलब प्लस से आप समझ जाएंगे कि इट मीन इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज या इंटरनल एनर्जी कह ले, ठीक है, कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीजिंग चेंज छोड़े, ठीक है। तो आप खुद सोचे, जब इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी तो आपको तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, फ़ौरन आपको पता होना चाहिए क्या इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो इंटरनल एनर्जी ज़्यादा हुई है ना, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ी है, और उसकी वजह से क्या हुआ है, देखो मैंने लास्ट टाइम बताया था, मैं ज़रा कलर चेंज कर दूँ, मैंने लास्ट टाइम भी ये बताया था कि जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल बढ़ेगी तो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो ये तीनों का रिलेशन मैंने आपको कहा था कि लिख लेना। तो यहाँ पे मैं यही कह रही हूँ कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा सिस्टम का, ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा सिस्टम का तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, और जब वो बढ़ेगी तो हमेशा उसकी वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, ये बात याद रखनी है, ठीक है। और अगर टेम्परेचर कम होगा किसी भी सिस्टम का तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, और जब ये कम होगी तो चेंज इन एनर्जी किस में आएगी, नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है, मतलब वो लेस देन जीरो हो जाएगी, जाहिर सी बात है नेगेटिव में कब जाएगी कोई भी वैल्यू, जब लेस देन जीरो होगी ना, तभी तो वो वैल्यू नेगेटिव में जाएगी। तो ये सब तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना, यहाँ पे लिखा है लेस देन ज़ीरो, मीन वो इंटरनल एनर्जी जब ज़ीरो से कम होगी, देखें ज़ीरो होता है ना, 1 2 3, यहाँ पे -1 2, तब जीरो से कम होगी तो माइनस में तो जानी है, और कब जानी है, जब टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होगी और वैल्यू माइनस में लिखी जाएगी, ठीक है। मतलब अगर आपको MCQs में इंटरनल एनर्जी करके मेंशन हो और +35 मेंशन हो, तो आपको पता है कि यार प्लस है तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी जो है इंक्रीज़ कर रही है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है, तो इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हुई है। इस तरह से आपका माइंड चलना चाहिए, और ये जो है ना लेक्चर देखने के बाद आपने बार बार सुनना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, तभी आपका माइंड इतना फास्ट हो पाएगा। जो बच्चे ये समझते हैं एक दफ़ा लेक्चर लेने से, नोट करने से बस हो गए काम, नहीं बेटा, नहीं, आपने जो वीकली टेस्ट सेशन है ना, आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है जैसे आपका MD कैट एग्जाम है। अगर आप इस तरह से सिंसियर होकर प्रिपेयर करेंगे तो आप फिर तो आपकी सीट कोई ले ही नहीं सकता, ये मैं लिख के दे रही हूँ, फिर तो आपकी सीट कोई ले ही नहीं सकता, आपकी जो सीट है ना वो कोई भी नहीं ले सकता, मैं आपको ये लिख के दे रही हूँ। अगर आपने क्या किया, जो वीकली टेस्ट सेशन है, अगर आपने उसको सिंसियरिटी के साथ फोकस किया, मतलब डेली लेक्चर बार बार अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो बार बार देखें, बार बार प्रैक्टिस करें, हर 2 दिन बाद उस लेक्चर को रिवाइज करें। अगर आपने इस तरह से किया, साथ साथ आपने जो है उस टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने होमवर्क दिया उससे एक्स्ट्रा कोई काम किया या उसको भी किया ना, तो आपकी सीट पक्की है, ठीक है। हाँ, चलें आगे चलते हैं। इंटरनल एनर्जी समझ आ गई ना, और तो कुछ एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है मुझे, लास्ट में पूछूंगी मैं। अच्छा, ये इंटरनल एनर्जी किस तरह से पॉजिटिव में होती है, वैसे तो मैं बता चुकी हूँ, चेंज इंटरनल एनर्जी। तो देखें, चेंज इंटरनल एनर्जी फॉर एग्जांपल किस तरह से पॉजिटिव में होगी, है चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस तरह से पॉजिटिव में होगी, अभी तो अभी मैंने आपको बताया थी साइन किस तरह से पॉजिटिव में, लेकिन मैं कह रही हूँ किस तरह से वो आ सकती है पॉजिटिव में। तो आपको पता है कि यार चेंज इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती है, UF, मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल, ये होती है ना। तो अगर फाइनल ज़्यादा होगी, फॉर एग्जाम्पल 70 - 30 होगी, तभी आपका आंसर क्या होगा, बताएं। आप 70 में से माइनस करें 30 तो क्या आएगा, 40, और किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। क्यों, क्योंकि आपकी फाइनल इंटरनल एनर्जी जो थी वो ज़्यादा थी, तो जब भी आपकी फाइनल वाली ज़्यादा होगी तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, और जब पॉजिटिव में आ गया तो इसका मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई थी, जिस वजह से चेंज इंटरनल एनर्जी आपकी क्या आई है, पॉजिटिव आई है, ठीक है। शायद लास्ट टाइम मैंने थोड़ी इंटरनल एनर्जी को चेंज इंटरनल एनर्जी को मैं इंटरनल एनर्जी बोल दिया, ठीक है, तो वो शायद वो मिस्टेक बाय मिस्टेकली हो गया होगा, ठीक है। तो आपको समझ आ गई कि अगर, और फॉर एग्जांपल अगर UF आपकी जो है 30 है और ये आपकी जो है 40 है, तो आपका आंसर किस में आएगा, फिर तो -10 आएगा ना। फिर ये कौन सी होगी, ये कौन सी, जब माइनस में आएगा इंटरनल एनर्जी तो ये कौन सी होगी, बताएं। इसमें इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, तो इसमें डिक्रीज होगी, क्योंकि आपने माइनस साइन देख लिया कि माइनस साइन शो करता है कि डिक्रीज हो रही है इंटरनल एनर्जी, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये बात आपको बतानी थी, जो कि मैंने बता दी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जब भी पॉजिटिव में आएगी तो इसका मतलब कि वहाँ पे UF ज़्यादा है,
ठीक है, और यू आई मतलब इंटरनल एनर्जी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी कम है। किस तरह से? क्योंकि जब आपने इंटरनल एनर्जी को फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी करेंगे, तो जब भी फाइनल इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी तो आपका आंसर पॉजिटिव में आना है, अगर ये कम होगी तो नेगेटिव में आना है। पॉजिटिव में आएगा तो मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इस वजह से तो फाइनल एनर्जी आपकी ज़्यादा आई है, ठीक है। तो बस ये हो गया। अच्छा, अब उसके बाद आगे आ जाते हैं हम हीट पे, ठीक है, जिसे हम क्यू से जाहिर करते हैं, क्यू से शो करते हैं, ठीक है। अब अगर हीट जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो कि ये ज़ीरो है और ज़ीरो से आगे 1 2 3 4 है और यहाँ पे -1 2 -3, तो यहाँ इस तरफ जाएंगे ना 1 2 3, जहाँ पे ग्रेटर देन ज़ीरो यहाँ पे आता है, लेस देन ज़ीरो यहाँ पे आता है, ये चीज़ें तो आपको पता होंगी ना। तो अब ये कह रहे हैं कि प्लस क्यू कब होगा? सॉरी, मैंने इतना ज़्यादा समझाया और देखा कि वीडियो स्टॉप थी तो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई मैं, बहुत ज़्यादा। या अल्लाह, मैं 15 मिनट से लगी हुई हूँ, मैंने सब कुछ समझा दिया और देखा कि वीडियो ही ऑफ है, बहुत ज़्यादा हर्ट हुई मैं। तो मैंने लास्ट टाइम समझाया था कि यार हीट जो है चेंज इन एनर्जी, ये तो मैंने बता दिया था ना शायद, हाँ मैं ये इसका बताई थी। अब मुझे दोबारा से समझाना पड़ेगा, क्या करूँ, मजबूरी है। अब देखें, ये वीडियो ऑफ थी और मुझे पता भी नहीं चला, अभी अभी मैंने देखा है जब मैं ऑफ़ करने लगी थी। तो अभी हम देखते हैं कि यार चलें, कुछ भी नहीं होता, देखते हैं पॉजिटिव क्यू कब आता है, नेगेटिव क्यू कब आता है, ठीक है। पॉजिटिव क्यू मतलब हीट, अब ये पॉजिटिव हीट कब होती है और नेगेटिव हीट कब होती है? तो देखिए, पॉजिटिव हीट तब आती है जब आप हीट गिवन टू द सिस्टम करेंगे, मतलब ये आपका एक सिस्टम है, ठीक है, आपने इसको हीट दी, जब आप इसको हीट देंगे तो सिस्टम हीट ले रहा है ना और आप दे रहे हैं, तो इसका मतलब पॉजिटिव हीट होगी, मतलब इसके अंदर हीट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, इस वजह से पॉजिटिव में आएगी वैल्यू। और दूसरी जगह आप क्या कर रहे हैं, सिस्टम से हीट ले रहे हैं, जब सिस्टम से हीट ले रहे हैं या सिस्टम रिजेक्ट कर रहा है हीट को, तो तब नेगेटिव में हीट शो करेंगे, मीन तब उसकी हीट जो एनर्जी जो होगी वो कम होगी, क्योंकि वो तो अपनी हीट निकाल रहा है, जब अपनी हीट निकाल रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, तब उसकी हीट किस में शो होनी चाहिए, नेगेटिव हीट में, नेगेटिव क्यू में। और जब वो सिस्टम आप सिस्टम को एनर्जी हीट दे रहे हैं, तो तब उसकी हीट एनर्जी पॉजिटिव में शो होगी। तो इस तरह से आपको समझ आ गई कि भाई हीट इज गिवन टू द सिस्टम, मीन वो एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम, ठीक है, तब उसकी हीट एनर्जी किस में होगी, पॉजिटिव में होगी। हीट इज रिजेक्टेड टू द सिस्टम, मतलब वो रिजेक्ट कर रहा है हीट को, तब उसकी हीट एनर्जी नेगेटिव में होगी, ठीक है। ये बात मैंने आपको बहुत डिटेल में लास्ट में समझाई थी, जो कि वीडियो ऑफ थी और मुझे पता भी नहीं चला। अच्छा, आप दूसरा देखते हैं, वर्क पॉजिटिव कब होगा, वर्क नेगेटिव कब होगा। देखें, ये आपने देखा वर्क पॉजिटिव कब होगा, जब वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द इन्वायरमेंट, मतलब वर्क होगा कि वर्क डन इज बाय द सिस्टम, मतलब वर्क सिस्टम के जरिए हो रहा होगा इन्वायरमेंट पे। किस तरह से? जैसे ये एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, इनिशियल पॉइंट पे ये यहाँ पे थी, फाइनल पॉइंट पे ये यहाँ आ गई है। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं कि भाई पहले इसका वॉल्यूम कम था, अब इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है। क्यों? क्योंकि इसने इन्वायरमेंट पे काम किया, ये जो बाहर ग्राउंड है ये इसका इन्वायरमेंट है ना, इसने इन्वायरमेंट पे काम करके अपने वॉल्यूम को क्या कर लिया है, खुद को क्या कर लिया, एक्सपेंड कर लिया ना। पहले ये इतना सा था, अब इसने इन्वायरमेंट पे काम करके जो है खुद को एक्सपेंड कर लिया। इसका मतलब कि वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम इन्वायरमेंट पे काम कर रहा है, बाय द सिस्टम ऑन द इन्वायरमेंट, ठीक है, और उसमें वॉल्यूम उसने अपने आप को एक्सपेंड कर लिया, मतलब इन्वायरमेंट की जगह को घेर लिया और खुद के अंदर एडप्ट कर दिया। तो इसमें जो है हमारा क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। और दूसरी जगह जब हम देखें कि एक सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है, और जब बाद में देखा तो उसने इतनी सी जगह घेरी थी, ठीक है। अब मैं आपको नेगेटिव वर्क डन का बता रही हूँ, ठीक है, सिस्टम पहले इतना सा था, सॉरी, अब मैं आपको नेगेटिव का बता रही हूँ कि पहले सिस्टम जो था वो इतना था और बाद में वो इतना सा हो गया। अब देखें, इसमें वॉल्यूम में कमी आ गई ना, पहले इसका वॉल्यूम ज्यादा था, अब कम हो गया, क्योंकि सिस्टम एनवायरनमेंट ने इस पे काम किया, ठीक है। दूसरा क्या है नेगेटिव वर्क डन, कि वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट जो है जब सिस्टम पे काम करेगा तब इसका वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा, मतलब इन्वायरमेंट इसको कंप्रेस कर देगा। जब इस सिस्टम को कंप्रेस कर देगा तो इसका वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब जब भी वॉल्यूम कम होगा तो नेगेटिव वर्क डन होगा, जब भी वॉल्यूम ज्यादा होगा तो पॉजिटिव वर्क डन होगा। अब आपको समझ आ गई बात? मैंने पहले बहुत अच्छी तरीके से समझाया लेकिन वो वीडियो ऑफ थी। देखिए, मैं दोबारा से बता देती हूँ, पॉजिटिव वर्क डन, ये नेगेटिव वर्क डन है। मैंने बताया कि पॉजिटिव वर्क डन में पहले सिस्टम इतना था, बाद में वो इतना हो गया, मतलब इसके अंदर वॉल्यूम बढ़ गया।
ठीक है, इसने इस सिस्टम ने क्या किया, इस एनवायरनमेंट मतलब जो ग्राउंड है इसका एनवायरनमेंट है ना, इस एनवायरनमेंट पे सिस्टम ने काम किया, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द एनवायरनमेंट, पॉजिटिव वर्क डन होगा जो आप देख रहे हैं। ठीक है, सिस्टम ने जब एनवायरनमेंट पे काम किया तो इसने अपने वॉल्यूम को इंक्रीज किया, खुद को एक्सपेंड किया, मतलब जब भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वर्क डन पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि सिस्टम एनवायरनमेंट पे काम कर रहा है। दूसरी जगह हमने देखा कि यार सिस्टम पहले इतना था अब वो इतना सा हो गया, मतलब उसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। तो जब भी वॉल्यूम कम होगा तो इसका मतलब वो नेगेटिव वर्क डन होगा। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट जो है ना, ये जो ग्राउंड है ये सिस्टम पे काम कर रहा है। किस तरह से? पहले इसका वॉल्यूम ज्यादा था, इन्वायरमेंट ने जब सिस्टम पे काम किया तो इसको कंप्रेस कर दिया तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया तो नेगेटिव वर्क डन होगा। ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियो में काफी डिटेल में बात की थी, दोबारा से मैंने समझा दिया है। ठीक है, तो आपको समझ आ गई कि वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द एनवायरनमेंट किस तरह से हुआ, जब सिस्टम ने खुद को एक्सपेंड किया, वॉल्यूम इंक्रीज किया। ठीक है, तो जब भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव वर्क डन होगा। इस तरह से दूसरा हमने देखा कि नेगेटिव वर्क डन क्या होगा, कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब भी वर्क डन हो रहा होगा सिस्टम पर इन्वायरमेंट के जरिए, मतलब इन्वायरमेंट सिस्टम पे जब काम कर रहा होगा और उसके वॉल्यूम को जब उसको कंप्रेस कर देगा, मीन उसके वॉल्यूम को कम कर देगा, तो जब भी वॉल्यूम कम होगा तो इसका मतलब नेगेटिव वर्क डन होगा। ठीक है, सो हमने ये तीनों बातें कर ली। अब मैं आपको बताती हूँ कि यार ये चीज़ें बताने का मकसद क्या था। ये चीज़ें बताने का कोई मकसद होगा ना। अब कुछ स्टूडेंट होंगे जो कि इन बातों मैं बोलूँगी कि भाई ये चीज़ें आप लोगों ने मेमोराइज कर लेनी है, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आती है। अब कुछ स्टूडेंट स्किप करेंगे, लेकिन अब मैं अगर उनको एमसीक्यूज वाइज बताऊंगी कि किस तरह से ये आती है तो वो स्किप नहीं करेंगे। किस तरह से वो एमसीक्यूज में इस तरह से पूछते हैं कि हीट इज गिवन टू द सिस्टम, एमसीक्यूज में देते हैं हीट इज गिवन टू द सिस्टम, तो फौरन आपने माइंड के क्लिक कर जाना है कि यार हीट इज गिवन टू द सिस्टम मीन पॉजिटिव क्यों लिखेंगे हम, क्योंकि मैम ने बताया था कि हीट इज गिवन टू द सिस्टम, मतलब वो सिस्टम जो है हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव क्यों आना चाहिए। और जब भी हम सिक्यूज में रखेंगे हीट इज रिजेक्ट टू द सिस्टम, मतलब वो सिस्टम हीट को रिजेक्ट कर रहा है, आउट कर रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें वहाँ पे आपको कोई बताएगा नहीं, वो लोग सिर्फ एमसीक्यूज में उन्होंने मेंशन किया होगा कि हीट इज गिवन टू द सिस्टम, फौरन आपने लिख लिया। जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपने पॉजिटिव क्यू करके अपना न्यूमेरिकल सॉल्व किया, एमसीक्यू सॉल्व किया। सॉल्व करना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आपको बताऊंगी, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि एमसीक्यूज में जो वो लिखते हैं, तब जो आपने डिसाइड करना होता है कि यार पॉजिटिव आना चाहिए या नेगेटिव आना चाहिए, तो वो किस बेसिस पे आपने डिसाइड करना होता है। आपने ये जो वर्डिंग है इस पे डिसाइड करना होता है कि यार ये किस बेस पे हो सकता है। ठीक है, या तो वो खुद ही जो है पॉजिटिव नेगेटिव लगा के दे देंगे। ठीक है, पॉजिटिव लगा के दे देंगे, नेगेटिव लगा तो आप समझ जाएंगे क्या वर्क इंक्रीज हो रहा है, मीन वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव हीट मतलब सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, या तो वो खुद ही करके दे देंगे या तो वो वर्डिंग की शक्ल में आपको इस तरह से देंगे कि हीट इज गिवन टू द सिस्टम, तो आपके फॉरन माइंड में आ जाए यार प्लस क्यू आएगा। ठीक है, वो इस तरह वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द एनवायरनमेंट, तो फॉरन आपके माइंड में आना चाहिए कि यार हीट इज वर्क डन सिस्टम के जरिए इन्वायरमेंट पे हो रहा है, तो इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, मीन पॉजिटिव वर्क डन आएगा। ठीक है, या तो इस तरह से वर्डिंग के जरिए वो दे सकते हैं, तो आपने खुद जज करना होगा कि पॉजिटिव आना चाहिए नेगेटिव आना चाहिए। वो आप तभी जज कर पाएंगे जब आपने इस तरह से लेक्चर लिया होगा, जिस तरह से मैं आपको दे रही हूँ। इस तरह से एक एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि भाई इंटरनल एनर्जी अगर वो दे कि चेंज इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, तो आपने फौरन पॉजिटिव में वैल्यू लिखनी होगी। या अगर उन्होंने पॉजिटिव में दी है तो आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव मीन चेंज इन एनर्जी बढ़ इंटरनल एनर्जी में जो है इंक्रीज आ रहा है, और जब वो नेगेटिव में देंगे तो इसका मतलब आप समझ जाए कि इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से जो है न्यूमेरिकल एमसीक्यूज वाइज में ये वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब मैंने जस्ट एमसीक्यूज में किस तरह से वर्डिंग आती है, किस तरह से वो देते हैं, वो दिखाया है। अब इसको सॉल्व करना ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से जब हम वर्क डन देख लेंगे ना, तो जब हम वो फार्मूले में हम जो क्यू और वो सब यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू जब हम देखेंगे, तो उस फार्मूले की मदद से ये चीज़ें जो है वो मेंशन करते हैं एमसीक्यूज में, तो तब हम सॉल्व आउट करेंगे। तो बेसिकली हमने जो है देखिए फर्स्ट वीडियो में हमने हीट को डिटेल में देख लिया था। ठीक है, मतलब जितनी भी अभी शायद थर्ड फोर्थ वीडियो तक हमने हीट को बहुत डिटेल में देख लिया था, और यहाँ तक हमने अपनी इंटरनल एनर्जी को डिटेल में देख लिया है। चेंज इंटरनल एनर्जी के लिए हमने बहुत डिटेल में इंटरनल एनर्जी को देख लिया है। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के जो 3 थे, तीसरा कौन सा था? तीसरा हमारा था वर्क डन, जिसको हम अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मतलब इन दोनों को हमने डिस्कस कर लिया है डिटेल में। थर्मोडायनामिक्स की आपके लिए के पार्ट को हमने डिस्कस कर लिया। थर्मोडायनामिक्स के फार्मूले में 3 चीज़ें आ गई थी ना,
हीट आ रहा था, इंटरनल एनर्जी आई थी और वर्क डन। मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको तभी समझ आएगा जब आप इन तीनों को समझ लें, और आपने हीट को भी डिटेल से समझ लिया, इंटरनल एनर्जी को भी डिटेल से समझ लिया। अब किसकी बारी आती है? अब वर्क डन की बारी आती है। ठीक है, वर्क डन को हम जब नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे तब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये इंटरनल एनर्जी की सारी टर्म्स बताने का और हीट और वर्क डन बनाने का मकसद ये आपका ये आपके लिए हेल्पफुल है जब हम क्या करेंगे, जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के एमसीक्यूज वाइज जो न्यूमेरिकल आए थे हैं उसको जब सॉल्व करेंगे तब मैं आपसे ये सारी चीज़ें पूछूंगी कि आप बताएं मुझे कि हीट इज गिवन टू द सिस्टम में प्लस क्यू आएगा या नेगेटिव क्यू रखेंगे, या वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द एनवायरनमेंट में नेगेटिव वर्क डन आएगा, पॉजिटिव वर्क डन आएगा। ये चीज़ें तब मैं आपसे पूछूंगी। तो इस वजह से अभी से इसको मेमोराइज कर ले कि कब क्या आता है, बाकायदा मैंने एग्जाम्पल करके आपको बता दिया। ठीक है, मैंने ये लेक्चर आपको 2 दफ़ा रिकॉर्ड किया है, 2 दफ़ा, क्योंकि बीच में जो है ये वीडियो बंद थी और मैं समझ रही थी कि ये वीडियो ऑन है और मैंने पूरा लेक्चर दे दिया और जब देखा तो ये वीडियो बंद पड़ी थी। तो आप खुद सोचें कि किस लेवल का मुझे दुख हुआ होगा। अभी मेरा जो है ना हलक बिल्कुल खुश्क हो गया है क्योंकि मैंने डबल मेहनत की है। तो अगर मैंने डबल मेहनत की है तो आपको चाहिए कि मुझे अपनी दुआ में खासकर याद रखें और ये लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि व्यूज़ जितने होते हैं उतने लाइक्स नहीं होते और मेरा हलक खुश हो गया है। ये एक लेक्चर मैंने 2 दफ़ा रिकॉर्ड किया है क्योंकि वीडियो ऑफ थी और मैं उसको ऑन करना भूल गई थी जब स्पेस का आया था ना तब से। सो आप लोग मेरी मेहनत को